नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के मजे ले रहे होंगे। तो आइए ना, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का छठा अध्याय। हम लोग कौन सा अध्याय देखने वाले हैं? अध्याय 6 देखने वाले हैं। मतलब मेरे भाई, इससे पहले जो आप लोग का 5 अध्याय है वो भैया आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, एक और बात बताऊं, इकोनॉमिक्स का 5 अध्याय कंप्लीट भी हो गया और पांचों अध्याय का प्रश्न उत्तर भी करवा दिए। पाठ के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी मैंने एकदम जबरदस्त तरीका से करवा रखा है। तो भैया वो आपकी गलती है ना, आप नहीं देख रहे हो तो आपकी गलती है। अगर आप चाहते हो बेहतर तरीके से तैयारी करना, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी करना, तो जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि 10वें में पढ़ना होगा, यही सब चीज आपको आगे जो परीक्षा की तैयारी कीजिएगा ना, नौकरी की तैयारी कीजिएगा, सीधी भाषा में अगर नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो यही सब चीज पढ़ना होगा। अभी कहते होंगे कि सर सामाजिक विज्ञान से सर का झोल है, माथा दर्द करता है। मेरे भाई मेरे साथ आके पढ़ के देखो ना, झोल नहीं होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा दिल लगाने की बात है। दूसरी बात कि आप लोग का सिविक्स का जो किताब था ना मेरे भाई, वो पूरा किताब पढ़ा चुके हैं, साथ में सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर भी करवा चुके, एकदम बारीक तरीका से आप लोग को पढ़ा रहे। तब फिर भैया आप लोग आधा देखते हो, थोड़ा सा देखते हो, भाग जाते हो फट से। पूरा वीडियो देखा करो, एक ही वीडियो में पूरा अध्याय को हम कंप्लीट करते हैं। जितने भी वीडियो है देख लेना जाके आप लोग कि एक ही वीडियो में पूरा अध्याय कंप्लीट करते हैं। 5 घंटा वाला झोल झपोटा नहीं करते हम, ठीक है। एकदम सरल भाषा, सटीक भाषा में आप लोग को पूरा अध्याय कंप्लीट करवाते हैं। तो ये भी वन शॉटेड ही है, दिमाग में जो है ना तोड़ तोड़ के घुसा देंगे तो फिर भैया टेंशन ही नहीं होगा, एग्जाम में होगा नहीं ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वैश्वीकरण। तो यहीं पे हम थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं वैश्वीकरण कहते किसको है। ठीक है, कहानी है 1991 की, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 1991 की। और यहाँ पे अगर 1947 से बात करें, 1947 से 1991 तक कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति अपने भारत के अंदर आके कोई भी प्रकार का व्यापार नहीं किया था, किसी भी प्रकार का व्यापार। मतलब कहा जाए कि दूसरे देश से हमें कोई रिलेशन नहीं था, कोई संबंध नहीं था। कब तक? 1991 तक। और 1991 का ही प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं, पीएम की मैं बात करूं, नरसिम्हा राव था। कौन था? नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री आपका कौन था भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन था? मनमोहन सिंह। और ये जो थे ना मनमोहन सिंह, ये अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र का इनको जबरदस्त ज्ञान था। तो भैया नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उसने वित्त मंत्री को बोला, भैया हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, 1991 की बात कर रहा हूं, इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, अब देश को चलाने के लिए हमारे पास जो सेविंग बचा हुआ पैसा है वो सिर्फ 15 दिनों का है, खत्म हो गया सारा पैसा। तो फिर ये जो है वित्त मंत्री बोले कि आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा, आर्थिक नीति को बदलना होगा, आर्थिक जो नीति हम लोग पुराने नीति थे उस नीति को बदलना होगा, तभी जाके होगा। तो आर्थिक नीति बदल दिया गया। ठीक है, आर्थिक नीति बदल दिया गया, वैश्वीकरण लाया गया। वैश्वीकरण में क्या होता है कि हम दूसरे देश में भी जाके बाजार वहां के सामान को खरीद सकते हैं और अपने देश में बेच सकते हैं। या हमारे पास चावल दाल आलू प्याज सब चीज उपजता है ना जी। भारत जो है किसान कृषि प्रधान देश है, तो हमारे इधर आलू दाल प्याज सब चीज जो है उपजता है ना। तो बताइए चाइना में नहीं उपजता है, तो यहाँ से आलू को हम उसको बेचेंगे, चाइना वाला को बोलेंगे ले भाई तुम लो, ठीक है, तू कहेगा ठीक है, तो वहां पे दाम भी हमको मिल जाएगा, मुनाफा भी हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि चाइना वाला जो है हम लोग को जितना भी फोन है, लगभग मैं बात करूं 80% लोगों के पास जो फोन है ना वो चाइना वाला ही है कि नहीं? आप बताइए तो आपका फोन कौन सा है? चाहे ओप्पो ले लो, वीवो ले लो या सैमसंग ले लो, सब तो उसी का है, चाइना वाला के ही। तो ये सब चीजें जो है बाद में हुई थी। ठीक है, ये सब चीजें 1991 के बाद सोचा और आर्थिक नीति का बदलाव किया गया। ठीक है, इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वैश्वीकरण। एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को पढ़ाएंगे।
बस आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और आप लोग का सबसे, आज पहली बार हम बोल रहा हूँ, पहले ही बोल दिया हूँ, ठीक है, इससे पहले हम कभी नहीं बोलते। इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप लोग एक एक शेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि बच्चे जब लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो लगता नहीं भाई बच्चे को नीड है, ठीक है, तो ज़रूर करना। आइए हम लोग अध्याय की ओर आते हैं। सबसे पहले आर्थिक नीति। आर्थिक नीति को क्या बोला, बदलना होगा। आर्थिक नीति क्या हुआ, नई नीति को लाना, आर्थिक नीति में बदलाव। पुरानी नीतियों को त्याग कर नई नीति अपनाना, जिसे देश का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से विकास हो, उसे आर्थिक नीति कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक नीति क्या किसको कहेंगे, पुरानी नीतियों को त्याग कर नई नीति अपनाना, जिससे देश और सामाजिक एवं आर्थिक विकास, आर्थिक रूप से विकास हो, उसे आर्थिक नीति कहते हैं। ये चीजें समझ में आया जी, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाइए। अब यहाँ पे मैंने जो पहले बोला वही चीज लिख दिया है कि भारत में आर्थिक नीति को 1991 में अपनाया गया। भारत में आर्थिक नीति को कब अपनाया गया, 1991 में। और 1947 से लेके 1991 से पहले पूर्व जो था, किसी भी प्रकार का किसी भी देश से हमारा कोई संबंध, रिलेशन नहीं था। ओके, इसलिए देश की स्थिति भी जो है बिल्कुल खराब हो रहा है। रोज दिन आलूए दाल खाइए, आलूए दाल खाइए, तो फिर दिक्कत तो होगा ही। अरे भाई चाइना में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चीज, जो चीज ने वहाँ पे आविष्कार किया यहाँ पे भी आना चाहिए। और यहाँ पे जो हम लोग आविष्कार कर रहे हैं वो चाइना वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि भारत वाला लोग ये सब आविष्कार कर रहे हैं। ओके, तो भारत का प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था। उस समय कौन था, नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पे डॉक्टर छूट गया। भारत की स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति क्या था उस समय, खराब था। उससे पहले भारत किसी देश से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। आई होप ये क्लियर हुआ। एकदम जबरदस्त तरीका से, बारीक तरीका से आप लोग को समझाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं ना जी। तो आर्थिक नीति में क्या किया गया, सुधार किया गया। कब किया गया, 1991 में। तो आर्थिक नीति सुधार करने का उद्देश्य क्या था, उसकी विशेषता क्या थी आर्थिक नीति को, आर्थिक नीति का। तो आर्थिक नीति को जो है 3 भाग में बांटा गया। एक होता है उदारीकरण, और दूसरा निजीकरण, और तीसरा जो होता है वैश्वीकरण। ठीक है, तो हम लोग को हालांकि इस अध्याय में, इस वीडियो में, या अध्याय बोलिए, तो इस अध्याय में हम लोग को ज्यादा फोकस किस पे करना है, वैश्वीकरण पे, क्योंकि अध्याय का नाम ही है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के अंग के बारे में जानेंगे, वैश्वीकरण को प्रभावी बनाने वाले कारक के बारे में जानेंगे, भारत में वैश्वीकरण क्यों, भारत में वैश्वीकरण क्यों, और बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव, और वैश्वीकरण एवं आम आदमी पर प्रभाव, यही हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, उद्देश्य, उसके बाद विशेषता, फिर उदारीकरण, फिर निजीकरण, फिर हम लोग क्या जानेंगे, वैश्वीकरण में आएंगे। और उसके बाद एक रात तो झाड़िए देंगे एक तरफ से, कोई दिक्कत होगा। बहुत आसान सा अध्याय है। देखो, इस अध्याय से पहले जो अध्याय मैंने आप लोग को पढ़ाया था, 5वां अध्याय, उसमें थोड़ा वैश्वीकरण का चर्चा दे रखा था। ये चीजें ना हमें बुरा लगा कि भाई वैश्वीकरण का एक अध्याय तो पहले दे रहा है, बाद में दिए हो, पहले क्यों देते हो, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैंने वहां पे भी आप लोग को अच्छी तरह से समझाया है। ओके, आ जाओ भाई। आर्थिक नीति का उद्देश्य, तो आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, समाज में विकास हो, यही तो उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य, पुरानी नीति को त्याग कर नई नीति को अपनाना, जिससे देश का क्या हो सके, विकास हो सके। उद्देश्य तो यही था। और आर्थिक नीति की विशेषता क्या थी, आर्थिक नीति की विशेषता क्या थी, ये भी हम लोग समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना। सार्वजनिक मतलब एक तरह समझिए ना, सरकारी, ठीक है, सरकारी या सार्वजनिक, जिसपे सभी का अधिकार हो। सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर हो गया, वहां पे केवल अधिकार है एगो व्यक्ति का, सभी का अधिकार होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो होता था, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना। अब ये चीज नहीं समझ में आया होगा आप लोग को, अब समझिए। हॉस्पिटल देखे हैं जी, हॉस्पिटल एगो होता है सरकारी अस्पताल, एगो क्या होता है प्राइवेट अस्पताल। सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो 12 बजे डॉक्टर है ना करके ऊँघिए मारते आएगा,
आएगा उसके बाद जल्दी सुनेगा नहीं, चाहे इमरजेंसी में पेशेंट रहे या कोनो में पेशेंट रहे, रजिस्टर में लिखा नाम चल गया, कहीं से कहीं गंदगी फैला हुआ रहता है। सरकारी अस्पताल की कहानी। वही चले जाइए प्राइवेट में, जिसे निजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निजी क्षेत्र में जो दिया गया। तो जब सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी खराब, इतनी बर्बाद है कि पूछिए मत। उसी तरह से अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, थोड़ा पैसा लग जाता है, लेकिन वहां पे ये रहता है कि पेशेंट को बचा लिया जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति बीमार रहते हैं उनको बचा लिया जाता है। सरकारी अस्पताल में आशा मत रखिएगा कि बचाएगा कि मारेगा। ठीक है, तो सरकारी अस्पताल इतना खतरनाक हो चुका है आज के डेट में। वैसे हालांकि बहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं जहां पे काम होता है, सभी सरकारी अस्पताल की मैं बात नहीं करूं, लेकिन जो सदर में जो रहते हैं, अब प्राथमिक तो छोड़िए दीजिए, ठीक है, प्राथमिक का तो बुरे हाल है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है। जो सदर अस्पताल होता है वो इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है, और पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। हर जगह जो है पहचान चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, पहचान। नेता से पहचान है, तुरंत आपका नंबर लग जाएगा, नहीं तो 2-2 महीना में नंबर लगता है। ये सब चीजें जो अपने कहाँ आ गया है, अस्पताल के अंतर्गत भी ये सब चीज देखने को मिलता है। तो क्या किया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र था, ओके भाई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम कर दिया, मतलब कम कर दिया, और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा दिया। औद्योगिक नीति को उदार बना दिया, एकदम खुला बना दिया। औद्योगिक नीति को क्या बना दिया, एकदम खुला बना दिया। ये चीज नहीं समझ में आया होगा, उदार का मतलब क्या होता है, समझिएगा। पहले क्या था, कोनो काम करने के लिए अगर दूसर देश के जो कंपनी थी, बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी, यहाँ पे आता था ना, तो इतना कागजी प्रक्रिया करता था, इतना कि उसको 6 महीना आने जाने में ही लग जाता था। तो बेकारे न आके यहाँ पे कुछ करेंगे, इसलिए उवर नहीं करता था, भाग जाता था, छोड़ देता था, समझे। तो फिर क्या हुआ कि भाई इसको खुला कर दिया कि अब जिसको जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बाहरी कंपनी है, वो आके यहाँ पे रोजगार कर सकते हैं, उद्योग डाल सकते हैं। और उद्योग में क्या होता है, अब बताइए, दूसर देश के जो नागरिक आएगा, जो अमीर आदमी आएगा यहाँ पे उद्योग डालने के लिए, वो अपन पूरा गांव वाला को उठा के लेके आएगा, नहीं आएगा। तो केकरा रखेगा यहाँ पे, इंजीनियर को, भारतीय इंजीनियर को रखेगा। ठीक है, लेबर को, भारतीय लेबर को, मजदूर जो भी है काम कार्यकर्ता, सब कौन रहेगा, भारत का ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। तो औद्योगिक नीति को उदार बना दिया, एकदम खुला। ओके, ये चीज समझ में आया। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, वैश्वीकरण कर दिया, विश्व के अर्थव्यवस्था से क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मान लिया जाए इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया का संबंध जो है, रिलेशन जो है, ये सामान देना, आदान प्रदान, निवेश, ये सब किससे, अमेरिका से होने लगा, अमेरिका से होने लगा, जापान से होने लगा, ठीक है, नेपाल से होने लगा, ओके, चीन से होने लगा। बहुत सारे जो देश थे ना, सभी देश से जो है आदान प्रदान होने लगा। ये चीजें समझ में आ गया। आइए आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे ये दोनों आपको मैंने बता दिया, क्या, आर्थिक नीति का उद्देश्य और आर्थिक नीति की विशेषता। यहाँ पे था ना, आर्थिक नीति की उद्देश्य क्या थी, विशेषता क्या थी। ठीक है, आर्थिक नीति का उद्देश्य था कि पुराने चीज को त्याग करके नए आर्थिक नीति को अपनाया जाए, जिससे क्या होगा, देश का विकास होगा। और उसकी विशेषता ये सब चीज थी। ठीक है, सार्वजनिक जो सरकारी क्षेत्र था उनको कम कर दिया और निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र को अधिक बढ़ा दिया। उद्योग जो खोलना चाहे उसके लिए ज्यादा कागजी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, उसको उदार बना दिया, खुला बना दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किससे जोड़ दिया, विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। ये उसकी क्या थी, विशेषता थी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज समझेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पहले ये दोनों समझ लेते हैं, इसके बाद ही ढड्ढर में भिड़ेंगे। आइए, उदारीकरण और निजीकरण दोनों चीज आपको समझाते हैं। उदारीकरण क्या होता है, सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। बात समझ में आया जी। जो सरकार, जो मैंने आप लोग को क्या बताया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी यहाँ पे उद्योग फैक्ट्री वगैरह डालना चाहती थी, वो यहाँ पे आता था,
डालने के लिए, लेकिन सरकार उसको इतना कागजी प्रक्रिया में झेल देता, 6 महीना आने जाने में ही लग जाता था, उनको 6 महीना का समय बीत जाता था, इसलिए जो वो लोग कंपनी नहीं डालता था। तो सरकार क्या किया, सरकार का जो अवरोध था, रोकथाम था, प्रतिबंध था, उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उदारीकरण कहेंगे। पूरा समझ में आ गया। आइए अब देखो, उसी तरह थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास का बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है। ये चीज समझ में आ गया। वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये हट के डिटेल कि इसमें क्या बताया मैंने। उदारीकरण का अर्थ होता है, ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना जिससे आर्थिक विकास का बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी प्रक्रिया सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाली आर्थिक नीति हो गया, नियम हो गया, प्रशासनिक, पुलिस वगैरह का यहाँ पे प्रशासनिक नियम, नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। एकदम बाधा नहीं होना चाहिए, हमारे पढ़ाने में कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो, यही हो गया उदारीकरण। हो गया ना जी, ये चीज समझ में आया। आइए अब हम आपको इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों का उदार बनाया जाता है। कोई ज्यादा शर्त नहीं होनी चाहिए जिससे न केवल अर्थव्यवस्था और विकास को सुनिश्चित होता है बल्कि देश की व्यापक विकास और बहुमुखी उन्नति होगा। ठीक है, अब मान लिया जाए हमारे इधर हमारे इंडिया में जो है, मान लिया जाए आलू ज़्यादा हो गया, प्याज ज़्यादा हो गया, या गेहूं चावल तो ज़्यादा होगा ही होगा। अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसे विदेश में जाके बेच देंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अब आइए बच्चा, हम लोग समझते हैं निजीकरण। ओके, क्या करेंगे, निजीकरण को समझते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम स्पष्ट शब्द में जो सरल भाषा ना, वो सभी सरल भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अपना वाला, किताब वाला नहीं। तो निजीकरण वैसी प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र या बोल सकते हैं सरकारी के बदले उसे निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, निजीकरण कहते हैं। अभी और भी चीज समझाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व पूर्णतः या असंतः निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एक मान लीजिए, अभी जो बल्ब जल रहा है ना, ये बल्ब जल रहा है, ऊपर में लाइट जल रही है, वो जो है मोदी सरकार जो है उसे निजी कंपनियों को दे दिया, निजीकरण कर दिया। क्या कर दिया, निजीकरण कर दिया। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अब देखिएगा धीरे धीरे घर में जो स्मार्ट मीटर लगने लगा, काहे को कंपनी ले लिया। पहले क्या होता था, 6 महीना से बिल अटकल है, नहीं देता था सरकार को, काहे कि वो सरकारी था, तो सरकार को बिले नहीं पहुंचता था, बिजली से घाटा लग जाता था। तो सरकार दिमाग लगाया, इसको निजीकरण कर देते हैं। जैसे निजीकरण करेंगे तो कंपनी अब अपना दिमाग लगा दिया, बोला हम तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे पैसा मांगने के लिए। उसने क्या किया, स्मार्ट मीटर ठोक दिया। स्मार्ट मीटर ठोकने के बाद क्या होगा, अगर आपके यहाँ लगा होगा तो पता होगा, नहीं तो बताते हैं। स्मार्ट मीटर में क्या होता है कि एक नंबर होता है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया ना, उसी में उसमें क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, उस अकाउंट नंबर पे आप जितना पे करोगे ना, वो भी पहले, बाद वाला कोई कंडीशन नहीं, वहाँ पे जितना आपको जलाना है, मान लिया हमको 500 रुपया का जलाना है, तो 500 रुपया का पहले रिचार्ज कर दो इसमें। अब 500 रुपया जो है आपका 5 दिन चले या 5 मिनट चले या 5 घंटा चले या 1 महीना चलाइए, जिस तरह से आप खपत कीजिएगा ना उसी तरह से। लेकिन पहले सरकारी था ना, याद है हमें 2004-3 की कहानी बता रहा हूं। उस समय ये वाला व्हाइट वाला जो बल्ब देख रहे हैं, एलईडी बल्ब, ये सब नहीं चलता था। चलता भी होगा तो यूज नहीं करते, हम किसी को देखे थे। वो लाल वाला बल्ब 100 वाट का बल्ब जो होता था, वो बल्ब जलता था। अभी देखिए 9 वाट के बल्ब में कितना रोशनी हो जाता है। पहले कितना 100 वाट का बल्ब जलाता था, ओहो 10-10 गो, एक ऐसे घर होते थे जो बाहरों में 2 गो टांग देते थे, और बिजली तो पता नहीं लगता था कि नहीं लगता था, उस समय की बात। लेकिन जब सरकारी निजीकरण हो गया, ये जब निजीकरण हुआ तो पहले रिचार्ज करो भैया, जैसे फोन में बिना रिचार्ज के बात होगा, नहीं होगा, चाहे कोई रूठ जाए। लेकिन
रिचार्ज के बिना बात नहीं होगा। तो इसमें क्या है, अगर 500 का रिचार्ज कराए, हो सकता है अगर कम खपत कीजिएगा, पैसा लग रहा पहले, तो आप क्या कीजिएगा, कहीं जाइएगा तो पंखवा को बंद कर दीजिएगा, जो बल्ब है बढ़ रहा है उसको बंद कर दीजिएगा, सब चीज़ बंद करके जाइएगा, काहे कि पैसा अब जबरदस्त लगने वाला है। तो ये निजीकरण हो गया। अब सरकार जो है डायरेक्ट निजीकरण जो कंपनी को दिया उससे पैसा ले लेगा, ठीक है, और बाकी वो जो है असूलने का तरीका भी जबरदस्त लगा दिया। कोई जैबे नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ बिल मांगने के लिए, अपने उतना 500 रुपये का रिचार्ज कराइए, जलेगा नहीं तो नहीं जलेगा, यही कंडीशन है। तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, निजीकरण बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब हमने शुरू में ही बता दिया, लेकिन फिर से चलो, वह प्रक्रिया जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होता है, मतलब सभी देशों के अर्थव्यवस्था से जुड़ाव होता है, उसे ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण में जो है मैंने आप लोग को बताया, ये जो पानी की बोतल देख रहे हैं ना, चलिए ये जो पानी की बोतल देख रहे हैं, ये भी जो है कौन वाला है भाई, बिसलरी है ना, हाँ, बहुत सारी ऐसी पानी की बोतल आपको मिल जाएगा जो यहाँ की नहीं है। कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं, अभी तो डब्बा नहीं है, नहीं तो दिखाते, कोको कोला जो होता है, ठीक है, वो जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के, दूसरे देश की कंपनी के, लेकिन हम लोग बड़ा चाव से पीते हैं, ठीक है। तो ये सब भी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी की, दूसरे कंपनी की। तो जो चीज़ आप विकास कर रहे हैं, जो चीज़ अपने देश में ज़्यादा हो उसे दूसरे देश में बेचिए, उसको दूसरे देश में बेचिए और अच्छा मुनाफा कमाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसी प्रकार से उसी चीज़ को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। भौगोलिक सीमा समाप्त हो जाती है, तथा जो भौगोलिक सीमा है कि भैया हमारा इधर आएगा तो टांग काट देंगे, पैर काट देंगे, ये सब चीज़ खत्म हो जाता है उसमें, ठीक है। तथा वस्तुओं के साथ साथ पूंजी, तकनीक एवं सेवाओं का भी एक देश से दूसरे देश के बीच बिना किसी रुकावट का क्या होता है, प्रवाह होता है, आना जाना होते रहता है। अब भैया मान लो हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान वाला है, तो पाकिस्तान वाला सब इधर से तो बोल देते हैं गरिया देंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, बोलते हैं ना। लेकिन एक बात बताइए, क्या पाकिस्तान के लोग आपके भारत में नहीं रहते हैं? जी बिल्कुल, वो लोग आते हैं जाते हैं। हम लोग के लिए पाकिस्तान क्या हो गया, एक तरह से विदेश हो गया समझिए। नेपाल जो बगल में हम लोग का, नेपाल वो विदेश है। अपने देश को देश बोला जाता है, दूसरे देश को क्या बोला जाता है, विदेश बोला जाता है, समझे। तो पाकिस्तान हम लोग का मन हुआ कि भाई चलते हैं, घूमते हैं, पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं, ठीक है। और मान लिया जब हम यहाँ से 5 किलो काजू ले जाएंगे, पाकिस्तान वाला को काजू नहीं होगा तो हम उसे खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पैसा लेके फ्री में थोड़े ना खिलाएंगे, ओके ना जी, कोई दिक्कत हुआ समझने में। तो ये सब चीजें होती है, सारा रुकावट को क्या कर दिया, वैश्वीकरण आने के बाद हटा दिया। लेकिन एक चीज है कि सीमा बना हुआ है, ठीक है, सीमा बना हुआ है, ये हिंदुस्तान ये पाकिस्तान, और सीमा पे जो है, बॉर्डर पे जो है सैनिक खड़ा ही रहता है हमेशा, याद रखिएगा। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, या पत्थर गिर जाए, कुछ गिर जाए, जैसे खड़ा है वैसे खड़ा रहेगा। ओके, आइए आगे की चीजों को समझते हैं। वैश्वीकरण के 5 मुख्य निम्नलिखित अंग है। वैश्वीकरण का आगे प्रश्न पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण के कितने अंग हैं, तो 5 अंग है। कितने? 5 अंग है। समझते हैं सबको एक एक करके। व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, वैश्वीकरण के 5 अंग समझते हैं। यहाँ पे व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान हो सके। इसका अभिप्राय यह है कि विदेशी कंपनी भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं मुक्त रूप से बेच सकती है। मुक्त रूप से मतलब कि फ्री में नहीं बेच सकती है, मतलब वो फ्री होके आके बेच सकती है, और इस प्रकार भारतीय कंपनी विदेशों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं बेच सकती है। व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी हुई वैश्वीकरण में। व्यापार अवरोधकों को कम करना ताकि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो सका, ठीक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि विदेश वाला जो कंपनी होती है भारतीय बाजार में अपनी वस्तु को बेचेगी, और भारत की जो कंपनी होती है विदेश वाला बाजार में जाके बेचेगी, कोनो दिक्कत होगा। और एक और वैश्वीकरण टेंशन फ्री कर दिया।
पहले इतना नियम था पूछे मत, कि ऐसे हुआ ना, जैसे मेरा मन हुआ कि हम एक बार अमेरिका जाके घूम के आए, ठीक है, तो हमको पैसा का भी बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन आप कहीं जाइए, नेपाल जाइए ना, बगल वाला विदेश घूम के आइए, बार बार बोलता हूँ, अगर विदेश घूमने के मन है, इच्छा हो तो नेपाल जाइए, फील आ जाएगा विदेश वाला, समझे। तो यहाँ जो है जाइएगा, जैसे नेपाल जाइएगा रुपया एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इंडियनों रुपया ले लेता है वहाँ पे, वो लोग जाके बैंक में एक्सचेंज कर लेता है। कहीं आपको जगह जगह पे मिल जाएगा एक्सचेंज करने के लिए, आराम से मिल जाएगा। भारत का रुपया जो है उससे ज़्यादा महंगा है, नेपाल वाला से 1.5 गुना देता है। यहाँ पर 1 रुपया दीजिएगा तो 1.5 रुपया देगा। इसी प्रकार से, इस प्रकार से भारतीय कंपनी विदेश में भी अपना सेवाएं बेच सकती है, वस्तु और सेवाएं दोनों चीज़ें। सेवा क्षेत्र हम आपको पढ़ाए थे, सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है नहीं आता है, याद है ना जी, भूल गए कि अर्थव्यवस्था का 3 अंग होता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र से ज़्यादा मुनाफा होता है, और उसी में ज़्यादा क्या होता है, रोजगार होता है, मैंने बताया था। पूंजी का निर्बाध, ठीक है, पूंजी का निर्बाध प्रवाह मतलब फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। इसका मतलब हुआ कि ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी मतलब पैसा का प्रवाह, पूंजी मतलब पैसा का प्रवाह मतलब चलना स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी पूंजीपति अब भारत में निवेश कर सकते हैं, और भारतीय पूंजीपति विदेशों में भी क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। बेचना, निवेश मतलब बेचना खरीदना जो होता है, ठीक है, निवेश कर सकती है। विदेशी पूंजीपति अब भारत में निवेश कर सकती है, और भारतीय पूंजीपति यहाँ पे आके खर्च, ये चीज नहीं समझ में आया। निवेश का मतलब होता है खर्च करना, निवेश का मतलब क्या होता है, खर्च करना। जो विदेशी लोग हैं, विदेशी लोग जो है, विदेशी लोग आएगा, ठीक है, भारत में अपना फैक्ट्री डालेगा, ठीक है, भारत में अपना क्या डाला, फैक्ट्री डाला, और इसमें पैसा का जो है आराम से एक्सचेंज भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, पूंजी का प्रभाव भी कर सकता है, मतलब लगा सकता है। और भारत जो है कहाँ पे जाके, भारत जो है विदेश में जाके पूंजी का निर्वाह कर सकता है, वहाँ पे भी अपना ये उद्योग खोल सकता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, प्रौद्योगिकी की निर्बाध, ठीक है, प्रौद्योगिकी का निर्वाह, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का भी जो आदान प्रदान हो सकता है, और यहाँ की टेक्नोलॉजी को वो यूज कर सकते हैं, और वहाँ की टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा वातावरण कायम करना है कि प्रौद्योगिकी का प्रवाह या बिना बाधा प्रवाह हो सके। इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी देश का प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, श्रम का निर्बाध, ठीक है, श्रम मीन्स होता है मजदूर, श्रम मीन्स क्या होता है, मजदूर का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ लेबर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा वातावरण कायम करना है कि विभिन्न देशों में श्रम को निर्बाध प्रवाह हो सके। मतलब यहाँ से जो मजदूर है वो जाके दूसरे देश में, अरब में जानते हैं ना, अरब वगैरह में जाके दूसरे देश में, सऊदी अरब जान लेना, सऊदी अरब में भारत के बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा वातावरण कायम करना है कि विभिन्न देशों में श्रम और निर्बाध प्रवाह हो सके, मतलब जा आ सके, ठीक है। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील, वही ना हुआ फ्री कन्वर्बिलिटी, ठीक है, यही ना रही सर, कन्वर्बिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये थोड़ा ब्लू कलर से जो ना लाइटिंग में नहीं दिख पाता, ओके। चलिए, पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील मतलब पैसों का बदलाव, जैसे रुपयों को डॉलर में बदलने में समस्या को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आई होप आप लोग को याद रखना है ये चीजें। क्या याद रखना है, वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं, कौन कौन से, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, ठीक है, आगे मैंने आप लोग को पढ़ाया था, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का निर्बाध, ठीक है, निर्बाध प्रवाह, और श्रम का निर्बाध प्रवाह, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं,
कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं ना जी? आइए आगे चलते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका। तो आप लोग जो है वैश्वीकरण को समझ गए, आना जाना टेक्नोलॉजी उसका यूज कर सकते हैं। हमार मोबाइल वो यूज करेगा, हम उनका मोबाइल यूज करेंगे। हमार थ्रेसर वो यूज करेगा, उनका हम लोग थ्रेसर, कुछ जो भी टाली फाली जो है यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमार मन है कि हम अपना ये चीज़ वहाँ पे भी बेचें तो बेच सकते हैं, वहाँ के व्यक्ति आके यहाँ पे बेच सकते हैं। वह उसका मन हुआ फैक्ट्री डालने का, आराम से डाल सकते हैं, हम लोग भी जाके फैक्ट्री को डाल सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। वैश्वीकरण में यही सब हुआ। तो अब देखो भाई कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो बाहर की जो कंपनी थी उसकी भूमिका समझते हैं। हैला हुआ हुआ। चलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही। क्या क्या, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते किसको है। अपने देश के बाहर के जो भी कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। अपना कंपनी, अपने भारत का कंपनी, और उन लोग को जो विदेश वाला को अपना देश का कनेक्टिक जो कंपनी उसको क्या लगेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी, यही है। समझते हैं फिर भी, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखते हैं। स्वामित्व का मतलब हो जाता है मालिकाना, ठीक है, मालिकाना हक रखता है। जैसे फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोका कोला हो गया, नोकिया हो गया, इंफोसिस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तो ये चीज समझ में आया। बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब बताइए सिंपल सी उदाहरण, कोका कोला तो आप लोग सब जानते होंगे। कोका कोला जानते हैं ना, ये गानो है, कोका कोला पिला दी, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये कोका कोला देखिएगा आप, पाकिस्तान के लोग भी पीते हैं। पाकिस्तान हो गया आपका, नेपाल हो गया, इंडिया में पीते हैं जी, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सभी जगह पे पिया जाता है। तो इसका मतलब है ये सब देश में भी पिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि किसको कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो है बहुत सारे देश में इसका जो है उत्पाद, जो प्रोडक्ट है बिकता है, ठीक है, सब पर इसका अधिकार रहता है वहाँ पे, ठीक है, इसी का है। एक ही को कोका कोला जो है ये पूरे लगभग 10-15 देश पे जो है इसका चल रहा है, 10-15 देश में इसको यूज किया जा रहा है। तो इसका जो है इसको क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। वैसे वैसे जैसे फोर्ड मोटर्स भी जो है क्या है, बहुराष्ट्रीय है। सैमसंग का जो फोन वगैरह जानते हैं वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गया। नोकिया 1200 मॉडल, ठीक है, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आई होप ये क्लियर हुआ जी। आइए ना हमारा बिहार में, चलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य प्रणाली को हम लोग समझते हैं, एकदम बारीक से एक एक चीज को समझेंगे। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य प्रणाली क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनी को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संसाधन प्राप्त होता है, जिससे उनका लाभ अत्यधिक बढ़ सके। अब देखो भाई एक बात बताओ, इंडिया में क्यों आए, भारत पे बहुराष्ट्रीय कंपनी या विदेशी कोई भी कंपनी क्यों आएगा, बताइए ना, थोड़ा सोचिए ना, अपने दिमाग में प्रेशर डालिए ना, बता रहे। देखो पहला बात ही भैया यहाँ पे जगह बहुत है भारत में, पहला बात। उसके बाद यहाँ पे बाजार भी है, पूंजी बाजार है, क्या है, पूंजी बाजार भी है। दूसरी बात कि यहाँ पे श्रम जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं या मजदूर कहिए, ये भी बहुत ज़्यादा हैं, क्या है, बहुत ज़्यादा हैं, और सस्ता भी है। तो ये सब चीज़ देख के बहुराष्ट्रीय कंपनी आती है। क्या देखते हैं, विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनी को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता एवं संसाधन प्राप्त हो जाते। इंसान की हर एक जरूरत को क्या बोला जाता है, आवश्यकता को क्या बोला जाता है, संसाधन। जैसे कलम हो गया, ये संसाधन है, ये टी शर्ट हो नहीं, ये माइक हो गया, ये संसाधन जिसके जरिए आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे उनका क्या होता है, अत्यधिक
अत्यधिक लाभ होता है। ठीक है, उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनी और विकसित देशों में रोजगार का अवसर उत्पन्न करता है। एक चीज तो है भाई, यहाँ पे अगर आप समझेंगे, अगर गौर से ध्यान देंगे, मान लिया जाए अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं आती या बराबरी कंपनी नहीं आती, ठीक है, अपने भारत में भी है, अपने भारत में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अपने बिहार में हमें नहीं लगता है कि बिहार में कोई घुसने ही नहीं देता उन लोगों को। क्या इतना इतना बड़ा 5-5 बीघा 10-10 बीघा का 100-100 बीघा का प्लॉट यूं ही खाली रहता है भैया। हमारे बिहार में 100-100 बीघा का प्लॉट यूं ही खाली रहता है, गाय माल खिलाने में लग जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे पता नहीं वो लोग कंपनी का नज़र पड़ता नहीं या मंत्री लोग रोक देते हैं, उसके लिए भी कुछ कंडीशन होता है। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है अगर चाहे तो यहाँ पे दे सकती है, लेकिन यहाँ के जो राज्य सरकार होते हैं उनको कहता भैया आप कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे, तो ये कहेगा नहीं हम नहीं कराएंगे, लेकिन हम टैक्स लेंगे। तो फिर आएगा क्यों, नहीं आएगा ना। तो ये चीजें होती है। उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो सोच है कि अविकसित देश में जाके, जो देश विकसित नहीं हुआ है उसको क्या कहेंगे, अविकसित देश में जाके वहां पे क्या करेंगे, रोजगार का अवसर उत्पन्न करती है, रोजगार देती है लोगों को। ओके, विदेशी व्यापार समझिए बउआ। विदेशी व्यापार एक माध्यम है जो अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान होता है। उत्पादक जो उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, कोई भी चीज प्रोडक्ट को उत्पादित कर रहा है, तो विदेशी व्यापार सिंपल सी भाषा में लिख दिए, विदेशी व्यापार एक माध्यम है जो देश के बाजारों से, अपने देश के बाजारों से बाहर जाकर दूसरे देश के बाजार में उस चीजों को बेचना, वही तो हो गया विदेशी व्यापार। समझे कि नहीं समझे जी? समझे ना। विदेशी व्यापार एक माध्यम है जो अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचाने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करती है, विदेशी व्यापार कहा जाता है। निवेश क्या कहते हैं, निवेश किसको कहते हैं, परिसंपत्तियों, जैसे परिसंपत्तियां, निवेश मतलब खर्च करना, निवेश मतलब खर्च करना, भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों को खरीद में जो व्यय होता है, व्यय मतलब जो रुपया पैसा क्या होता है, खर्च कर किया जाता है, की गई मुद्रा को क्या कहा जाता है, निवेश। और ये सब निवेश जो है सही है, जो पैसा आप मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए वो जाइएगा कहीं पर पैसा उड़ा दीजिएगा ऐसे ऐसे, वो निवेश हुआ जी, वो निवेश नहीं हुआ, बकलेलपना हुआ। ठीक है, अब मान लिया जाए बम लगा के फोड़ दिए, वो निवेश नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है? पेट्रोल डाल के जला दिए, वो निवेश नहीं हुआ। निवेश किस चीज पे, जो जिसका आगे तक हो, कुछ दिनों तक उसका मतलब आगे तक चल सके, मतलब एक लंबी प्रक्रिया हो उसके लिए, तब जाकर वो निवेश होता है, जिससे कुछ आय आ सके। भूमि, भवन, मशीन, इस सब पर खर्चा करते हैं तो आपका क्या होगा, वो निवेश कहलाएगा। विदेशी निवेश क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो निवेश देते हैं, खर्च करते हैं, वो क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहा जाता है। ये तीनों जो था टॉपिक कवर कर लिए, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। आइए, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना क्या है भैया, ग्लोबल कम्युनिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ठीक है, ग्लोबल कनेक्टिंग ऑफ प्रोडक्ट, यही पढ़ना हम लोग को। आइए समझते हैं। चलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी कई प्रकार से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार करते हैं। देखिए, स्थानीय कंपनी को खरीद लेता है, जो छोटा छोटा कंपनी होता है, मान लिया जाए बिहार की बात कर रहे हैं, मान लिया जाए खैनी वाला कंपनी है, यहाँ ज़्यादातर तो वही है, छोटा उद्योग में चप्पल वाला कंपनी है, फुटबॉल जो खेल वाला होता है वो कंपनी है, खैनी, इसलिए इसे नहीं बोलना आप लोग को।
जो छोटा छोटा कंपनी होता है ना, उनको क्या करता है, वो लोग खरीद लेता है। स्थानीय कंपनी को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना, उसका उदाहरण है पोर्ल, पोर्ल समूह के। ये जो है, सॉरी पोर्ल नहीं, ये पार्ले समूह है। क्या है, पार्ले समूह। पार्ले समूह ने क्या किया, थम्स अप ब्रांड को क्या किया, कोको कोला ने खरीद लिया। थम्स अप जो था, पहले थम्स अप मिलता था, अब वो क्या हो गया, कोको कोला हो गया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीद लिया। अब मान लिया जाए भैया, ठीक है, ये जो शीशा देख रहे हैं ना, ये गंदा है, ये शीशा दिख रहा है ना जी, ये शीशा जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं कभी कभी, तो ये जो है क्या है, ये इंडिया में बनेगा जी, बिल्कुल बन जाता है, इंडिया में ही बना हुआ है। ये कौन है, कावेरी का है कंपनी, कावेरी है तो नाम से भी पता चल रहा है कि भारत का ही होगी। तो ये जो है शीशा हम बना लिए, ठीक है। अब हम इसको विदेश लेके जाएंगे बेचने के लिए, एक में जितना वो खर्चा ना उससे ज़्यादा चल जाएगा विदेश जाने में। तो इसको क्या करेंगे, कावेरी वाला भैया क्या करेंगे, इसको जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो आयात जात उनको समझ में नहीं आता रहता है, तो इसका जो है पहले जो कावेरी लिखा हुआ है ना, वो हटाएगा, ये चिन्ह हटाओ, मोहर हटाओ, पहले यहाँ से हटाओ, मोहर हटाया, उसके बाद वो अपना कंपनी का नाम चिपकाया। जैसे थम्सअप को जो है, थम्सअप ब्रांड को कोको कोला क्या कर लिया, अपने कंपनी बना लिया। अब वहाँ पे क्या लिखा रहता है, कोको कोला लिखा रहता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं वो लोग, ठीक है, स्थानीय कंपनी को खरीदता है, उसके बाद उत्पादन का प्रचार प्रसार करता है। और इसका उदाहरण के लिए मैंने बताया, जैसे थम्सअप ब्रांड को क्या किया, कोको कोला ने खरीद लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बोल रहा हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो विश्व भर के उत्पादन एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अब छोटा आईना वाला कंपनी जाएगा विदेश में बेचने, नहीं ना, तो वो किसी कंपनी को देता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी को, कि चैनो वाला तनी को मुंह देख ले कि सांप छुछुनर हम की खाते हैं, ठीक है। बहुत सारे नाइजीरिया वाला पूरे काला कलूटा रहता है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे शीशा की जरूरत है, तो वहाँ पे वो देख लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेते हैं, जैसे वस्त्र, जूता, खेल का जूता, ठीक है, जूते, खेल का सामान, खिलौना आदि की उत्पादन बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी यह उत्पादन खरीदकर अपने ब्रांड से दुनिया भर में क्या करती है, बेचती है या भेजती है। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, अब यहाँ पे हमें और भी चीजें समझना है। वैश्वीकरण का संभव बनाने का कारण, वैश्वीकरण को संभव बनाने के संभव बनाने वाले कारक, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला क्या कारक है, टेक्नोलॉजी में क्या करना होगा, विकास करना होगा। परिवहन, यातायात जो होता है, यातायात की सुविधा देना होगा, परिवहन उसी को बोला जाता है, परिवहन में सुधार करना होगा, जगह जो है सही करना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या करना होगा, सुधार करना होगा। दूरसंचार संचार उपग्रह को क्या करना होगा, सुधार करना होगा। सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति करनी होगी और इंटरनेट सेवा को जारी करना होगा, चाहे बिल भेजना हो, पैसा भेजना हो, ये सब चीज़ से आराम से भेजा जा सके। आजकल देखते हैं ना, ऐसे के देखते हैं, हाँ ठीक है, वीडियो कॉलिंग हर चीज़ जो है। तो पहला क्या है यहाँ पे, इसका जो है, अगर वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला कारक है तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। परिवहन में सुधार, यातायात की सुधार होनी चाहिए, जाने आने का जो रास्ता होगा वो सही सलामत होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर सके, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना, क्या है, हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। दूर संचार एवं संचार, जैसे मोबाइल फोन वगैरह सब हो गया, ये सब चीज़ से बिल होते रहे,
ठीक है, सरकार द्वारा जो नियम कानून लगाता है उसकी समाप्ति चाहिए और इंटरनेट सुविधा चाहिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को। ये बहुत ही आसान सा चीजें था, आई होप ये चीज तो आ ही गया होगा आप लोग को। ठीक है, आइए, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, जिसे आपको ऑब्जेक्टिव में देगा WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ, इसका स्थापना कब हुआ, जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। वर्तमान में 149 है, लेकिन ये पिछले डाटा का है भी, ये 160 है। ओके, ये चीजें समझाते, क्योंकि अभी क्या डाटा हम आपको बता रहे हैं ना। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, मतलब आसान बनाना है। और इस संगठन का स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा, भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य रहा। वर्तमान में 149, ये बुक का डाटा है पहले वाला, लेकिन आप लोग को याद रखना बुक का ही डाटा आप लोग को लिखना है। अगर वर्तमान प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 160 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 2000 के सदस्य है। इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया जी। 2000 के सदस्य हैं, विश्व व्यापार संगठन 2006 के सदस्य हैं। ठीक है, 2006 ये की सदस्य है, 2006 का ये डाटा है। ठीक है, सॉरी 149 कब था, 2006 में। अभी तो बहुत हो गया, अभी 2023 चल रहा ना, 2023 तो अभी 160 है। समझे, तो आपको इससे क्या याद रखना, पहला नाम तो भी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी नाम क्या होता है, ये समझ गए। विश्व व्यापार संगठन WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। ठीक है, ये सब याद रखना। इसका कार्य क्या है, WTO का कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, उसको सरल बनाना। क्या बनाना, सरल बनाना, उसको उदार बनाना। और उसका यही काम होता है कि उस पे ही नजर का रहता है WTO को, विश्व व्यापार संगठन का, कि किस प्रकार से कोई किसी भी प्रकार की गलती ना हो सके। ओके, एकदम सरल व्यवस्था से। आइए, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। इसका कुछ नियम भी और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देते हैं, परंतु विकसित देशों में, जो विकसित देश क्या हो गया यहाँ पे समझिएगा, एक होता है विकासशील। देखो भाई, तोड़ के ना पढ़ाना पड़ेगा। विकसित मतलब जो देश विकास हो गया, और विकासशील देश किसको कहेंगे, जो हो रहा है। ठीक है, और ये हो गया है। तो विकसित देशों में अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बना रखा है। ठीक है, तो दूसरी ओर विकासशील देशों में दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए व्यवस्था करता है। ठीक है, जो विकसित देश हो गया, जैसे अमेरिका विकसित देश हो गया, तो वहां पे क्या होता है, अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बना रखा। वहां पे जो है व्यापार में अवरोध करने के लिए जो आते हैं उसको खत्म करते हैं। और दूसरी ओर विकासशील देशों में दबाव डालकर उन्हें व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए क्या करता है, ये विवश करता है। ओके, ये चीज समझ में आ गया। भारत में वैश्वीकरण क्यों, सवाल आ गया ना भैया, भारत में वैश्वीकरण क्यों। अभी तो भारत में घुसे हैं, फिर बिहार में घुसेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका अध्याय खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी और चलेगा, 1 घंटा 10 मिनट में हो जाना चाहिए। आइए, बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं। चलिए, भारत में वैश्वीकरण क्यों। भारत में अधिक जगह भी था और अधिक जनसंख्या वाला भारत देश भी था,
और भारत कृषि प्रधान देश भी है, और भारत की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए भारत में वैश्वीकरण जरूरी था, क्योंकि वैश्वीकरण में विदेश की वस्तु को हम अपने देश में बेचने दे सकते हैं, ठीक है, और अपने देश की वस्तु को विदेश में बेच सकते हैं या भेज सकते हैं। ये चीजें हो गया, इसलिए भारत में वैश्वीकरण जरूरी है, क्योंकि 1911 में जो है आर्थिक स्थिति क्या हुआ था, खराब हो गया था। ओके, आइए भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दें। मतलब भारत के वैश्वीकरण के पक्ष में, मतलब वैश्वीकरण के पक्ष में, इसके ही पक्ष में उत्तर देना है, तर्क देना है, बात बोलना है। देखिए यहाँ पर आइए समझते हैं अपना बिहार में। देखिए यहाँ पे समझिए, दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, इससे भारत को अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त हो सकता है। जो विदेशी लोग हैं अगर हमारे देश के अंदर आके वो निवेश कर रहा है, ठीक है, अपने देश के अंदर निवेश कर रहा है, मतलब फैक्ट्री वगैरह डाल रहा है, इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि आपको रोजगार मिलेगा, एकदम जबरदस्त तरीका वाला, ठीक है, रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री खुलेगा तो वो अपना बाबू यहाँ से लेकर आएगा नहीं ना, यहीं के लोग को रखेगा। प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि होगा, इससे क्या होगा, अलग अलग कंपनियां आएगी, बहुत सारी कंपनियां आएगी, प्रतियोगिता में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब प्रतियोगिता में वृद्धि होगा तो कोई भी कंपनी, मान लिया जाए कोको कोला वाला अगर ऐंठने लगा है ना, हम 100 रुपये में 500 ml देंगे, ठीक है, तो कहेगा काहे ले पीना, छोड़ दे, हटा दे, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनी उसको पीना शुरू कर देगा, है कि नहीं। इसलिए प्रतियोगिता में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की त्वरित विकास हो सका, मतलब दाम में कम हुआ, सब चीजों में जो है कम होने लगा, सामान वस्तु जो है कम दामों में मिलने लगा। नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक हुआ, जो विकसित देशों में द्वारा तैयार किए गए नई प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत कर पाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, भारत में अच्छी गुणवत्ता की उपभोग वस्तुओं का कम कीमत पर उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है। अगर विदेशी चीज आने लगा, जैसे मोबाइल आया था ना 1200 वाला, 1200 मॉडल आया था, 2000-3000 में मिलता था, ठीक है, उसके बाद ऐसा रेट है कि अब ऊपर कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं, याद होगा आप लोग को। चलिए, नए बाजार तक पहुंच, भारत के लिए दुनिया के बाजार तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है, प्रशस्त मतलब खुल जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। उत्पादन के स्तर को उन्नत करना, उत्पादन के स्तर को क्या करेगा, और भी उपजाऊ करेगा। विदेशों की अच्छी मशीनें और तकनीकी प्रयोग से उत्पादन के स्तर को और उन्नति किया जा सकता है। पहले मान लिया जाए हमारे भारत में था बैलगाला, 2 बैल रहता था, बोरो, जिसको बोरो बोला जाता था, बैल, ठीक है, बीच में डंटा दिया जाता था यहाँ पे, और डंटा दे के एगो होर रहता था इसे करके, ठीक है, मान लिया जाए ये होर रहता था इसे करके, आप लोग को तो पता भी नहीं होगा बबुआ सब, ऐसे करके रहता था। यहाँ पे एगो आदमी रहता था, समझे, ये हो गया आदमी, चलिए ये आदमी हो गया, और ये जो है ना करके हाथ से पकड़ ले रहता था, हाँ चलो भैया, और यहाँ पे जो है यहाँ से यहाँ तक ये डंटा लगा रहता था, मुझे जैसे याद है, हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बना देते हैं आप लोग के लिए। और यहाँ पे ये बैल है, बैल समझ गए, ये बैल है, इस तरह से खींचते जाता था, और ये वो फार से खींचते जाता। उसके बाद ट्रैक्टर आया, ये जो है 5 कट्ठा में दिन भर लगा देता था, मतलब दिन भर नहीं तो 4 घंटा लगिए जाता था। वो जो है 5 घंटा में 50 बीघा जोत तूत के निकल जाता है, तो 10 घंटा लगेगा 50 बीघा में, लेकिन जोत तूत के निकल जाता है। क्या हुआ, उससे क्या होगा, खेती अधिक होने लगा, उपजाऊ होने लगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खाद जो है अपने इंडिया में नहीं मिलता था तो वहां से लाया गया, ठीक है, यह भी हुआ। उसके बाद बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ, तो अन्य देशों के संपर्क में आने से बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र सेवा, जो बीमा सेवा होता है, वित्तीय सेवा बीमा कुशलता में सुधार होता है। बीमा में क्या होता है, मरने के बाद पैसा दिया जाता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बनाया जाता है, मर जाइएगा हाथ कट जाएगा तो 50,000, ठीक है, मरने के बाद वाला पैसा लेके क्या फायदा भाई,
चलो कोई नहीं, ये सब बैंकिंग वगैरह का सुविधा भी देने लगा। मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास हुआ। क्या हुआ? मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास हुआ। जो चीज की पढ़ाई हम लोग यहाँ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो दूसरे देश में जाके हम लोग कर सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों से शिक्षा और कौशल, कौशल का मतलब हो गया कि वहां पे जाके कार्य कर सकते, एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब प्रशिक्षण का मतलब हो गया ट्रेनिंग प्राप्त कर मानवीय पूंजी का विकास किया जा सकता है। हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग, हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, ये मानवीय शिक्षा विकास हो रहा है, ये भी वृद्धि है। कहता है दुनिया का हर ज्ञान आपका कोई ना कोई, दुनिया का हर ज्ञान नहीं, पानी में अगर चाहे तो 4 भैयारी हम पी सकते हैं, 4 गो दोस्त पी सकते हैं, लेकिन भैया हमारे पास जो ज्ञान है ना, ना तो बाबू में बटाएगा, ना भैया में बटाएगा, ना दोस्त में बटाएगा, क्योंकि ये ऐसी संपत्ति है जिसे बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी दुनिया इंसान की संपत्ति होती है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये सब चीजें। और जिसके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक नहीं रहता, उनको पता है क्या कहते हैं, मेंटल है। ये सब चीज समझ में आ गया। आइए, भारत के वैश्वीकरण के पक्ष में मैंने आप लोग को तर्क दिया कि ये सब चीजें हुआ। ओके, आइए अब बिहार में घुसते हैं। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, इनका नाम ही कुछ इतना बड़ा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने, ये एक साइंटिस्ट भी थे, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, और राष्ट्रपति भी थे, और भी थे, लेखक भी थे। ये इनके अंदर सब गुण था। ये ऐसे व्यक्ति थे जो न्यूज़पेपर बेचे थे, ठीक है, न्यूज़पेपर बेच के ये अपनी पढ़ाई वगैरह हर चीज को पूरा किए थे, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। और इसने बिहार के लिए एक बात कहा है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद, आजाद तो छोड़िए दिए, ने किसी एक संदर्भ में कहा था कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। वैश्वीकरण का वर्तमान युग में उत्पादन एवं उपभोग के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है, जिसके सुखद परिणाम बिहार राज्य में भी देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण बिहार के जनजीवन पर न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ा, बल्कि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, परंतु सकारात्मक प्रभाव का पलड़ा अधिक भारी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पे वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं देखने को मिला, बिहार में भी वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे 2 टेंशन हो जाता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव पड़ा, सकारात्मक और एक नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा। तो जहाँ पे अच्छा होता है, जो इंसान के अंदर अच्छा वाला गुण होता है, तो उसके अंदर खराब वाला गुण होगा कि नहीं होगा? गुड हैबिट है आपके अंदर तो कुछ ना कुछ तो बैड हैबिट होगा, है कि नहीं? वही चीजें होती है। आइए हम ये दोनों चीज समझ लेते हैं, सकारात्मक क्या था और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था बिहार पे, वो चीज समझ लेते हैं। आइए, किधर गया? आजा, हाँ चलिए, बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक मतलब अच्छा प्रभाव, कृषि में उत्पादन में क्या होने लगा? वृद्धि होने लगा, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया, जोताई बुनाई हर चीज जो एकदम जबरदस्त तरीका से होने लगा। तो ये क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आया तो किसानों को जो है खेती बाड़ी अधिक होने लगा, कृषि में उत्पादन में क्या होने लगा? वृद्धि हुई, निर्यातों में क्या होने लगा? वृद्धि होने लगा। उससे क्या हो गया, पैसा जो है अनाज वगैरह अधिक उत्पादन होने लगा तो उसको निर्यात करने लगा, ठीक है, बेचने लगा, लगाने लगा। विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति मतलब विदेश में जाके इस वस्तु को जो है बेच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन तथा प्रगति प्रति व्यक्ति, शुद्ध राज्य की घरेलू उत्पादन, ठीक है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रगति प्रति व्यक्ति, शुद्ध राज्य की घरेलू उत्पाद।
ये जो है आपको समझ में नहीं आएगा। इससे क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगा और राज्य की जो स्थिति है उसमें क्या ना क्या सुधार हुआ। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्धता, मतलब विश्व स्तर पे जो है उपभोक्ता को जो है वस्तु का क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा। विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, यहाँ पे विदेशों की वस्तु को भी यहाँ पे हम लोग यूज करने लगे, ठीक है। और विश्व के जो विदेश के जो लोग थे यहाँ की वस्तु को भी वो लोग यूज करने लगा। रोजगार के अवसर में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। क्या हुआ, रोजगार के अवसर में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, क्योंकि खेती बढ़ा तो वृद्धि होगा। दूसरी बात कि बिहार में जो है कोनो फैक्ट्री तो डाल नहीं रखा है, कंपनी तो आया नहीं, तो सिर्फ कृषि की बात करा जाए। बहुराष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों का भी क्या हुआ, आगमन हुआ। अब ये चीज समझ गए तो बिहार में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग की अपेक्षा ये क्या हुआ, कमी हुआ। क्या हुआ, अपेक्षा कमी हुआ। यहाँ पे जो कुटीर एवं लघु उद्योग था वितरित प्रभाव पड़ गया। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग मतलब छोटा जो उद्योग था उसमें क्या हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी जो है सामान यहाँ पे आके बेचने लगा, बड़ा बड़ा कंपनियों का सामान यहाँ पे आने लगा। तो उससे क्या हुआ, जो कुटीर उद्योग वाला था उनसे सस्ता वही दे रहा था, वही दे रहा। तो फिर तो इसका क्या होगा भाई, बिहार के लोग का क्या होगा, इसका सामान कम बिकने लगा। इस पे क्या होगा, उल्टा प्रभाव पड़ गया। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ गया। जो फैक्ट्री वगैरह था उसमें क्या हो गया, नए नए टेक्नोलॉजी। अब मान लिया जाए खेत जोतने के लिए 4 दिन हरबाहा को काम मिलता, खाद छीटने वाला काम मिलता। अब ऐसा ऐसा मशीन आ गया, फटाफट सब चीज हो जाता है। तो लेबर मजदूर को भी इस चीज के रोजगार के विपरीत प्रभाव पड़ा, ठीक है। आधारभूत संरचना का कम विकास के कारण निवेश हुआ। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण ही क्या हुआ, निवेश हुआ, मतलब खर्च हुआ। यही सब था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। ओके। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, इसको जो है अभी टेंशन मत लीजिए। अगर किन्हीं बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया होगा, मान लेते हैं थोड़ा सा भी, इतना सा भी कम समझ में आया, तो भैया क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना तो उसमें और डीपली बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन आंसर में है ही, मुझे पता है, ठीक है। उसको और भी अच्छी तरीका से हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आइए। वैश्वीकरण आम आदमी पर प्रभाव क्या पड़ा, समझते हैं मेरे भाई। आम आदमी से तात्पर्य होता, आम आदमी किसको कहते हैं, आम आदमी। आम आदमी यही हो गया, मतलब निम्न और मध्यम वर्ग के लोग को बोला जाता आम आदमी, ठीक है। वैसे वर्ग समूह जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो समाज उपभोग की सुविधा से वंचित होते हैं। वैश्वीकरण के पश्चात जहां एक और विदेशी पूंजी की बड़ी मात्रा में आयात होने लगा, वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उद्योग का केंद्र सस्ते श्रम शक्ति की मौजूदगी के कारण भारत जैसे देश में बनाने लगे और मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का निम्न प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा कंपनी जो है आके यहाँ पे खोलने लगा। कहा है कि यहाँ पे जो मजदूर वगैरह था, केंद्र सस्ते श्रमिक का उपलब्धता था, यहाँ पे आके खोल रहा था। अब ये जानना हम लोग कि मूल रूप से आम आदमी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, यही जानना है ना। आइए समझते हैं। रोजगार अच्छा प्रभाव यह रहा कि रोजगार की बढ़ी संभावनाएं, आधुनिक तकनीकी की उपलब्धता हो गई, उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता हो गई। अब समस्या देख लीजिए, अच्छा प्रभाव 3 गो और बुरा प्रभाव 5 गो। समानता, कम कुशल, जिसको कम कुशल क्या हुआ, कम कुशल का मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, कम ज्ञान है, ठीक है, उन लोगों में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका हो गई। जो बड़े बड़े कंपनी था उसमें पहले किसको लेगा, बड़ा बड़ा जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, उद्योग और जो उद्योग था, कुटीर उद्योग था, और व्यवसाय जो बड़ा बड़ा कंपनी आया वो क्या कर दिया, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को खत्म कर दिया था, ठीक है। श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ा, मजदूर वगैरह को हटा दिया गया, जो पढ़े लिखे हैं वही लोग काम करेंगे, यही चीजें पड़ी थी। मध्यम एवं छोटे उत्पादकों को कठिनाई होने लगा, बड़ा बड़ा जो है उत्पादक आ ही गया था। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को क्या आना लगा, संकट आने लगा इस चीज के लेके। ओके, यही सब चीजें थी, ज्यादा कुछ था नहीं। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं इसलिए एक बार और समझा रहा हूं ताकि आप लोग को जो है
आप लोग को ये याद रहे क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जनवरी 1905 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। इतना स्पीड में पढ़ने का मतलब समझे, रिवीजन करवा रहे हैं ताकि याद रहे आप लोग को। आइए नेक्स्ट है, निवेश किसको कहेंगे? अर्थशास्त्र ने परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में खर्च किए गई मुद्रा को निवेश कहता है। ये भी मैं आप लोग को समझा दिए। मॉल, भैया मॉल गए हैं? ये टी शर्ट देख रहे हैं, मॉल का ही है, ठीक है। मॉल में जो है एक ही छत के नीचे बहुत सारा चीज़ मिल जाता है। दाल मोट मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएगा, तेल मिल जाएगा, प्याज भी मिलता है, आलू मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही छत के अंदर मिल जाता है। इसमें एक ही छत के नीचे उपभोक्ता के लिए हर छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है, उसे ही क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। चलिए भैया, अब देखो यहाँ पे दो ये आम आदमी वैश्वीकरण पर आम आदमी का प्रभाव, इसको मैंने थोड़ा अलग तरह से समझा दिया आपको, मुझे लग रहा है। अगर आप लोग समझ गए तो बेहतर ही है, ठीक है। और एक बिहार का प्रभाव, दो जो है आप लोग को, इसलिए हम इतना स्पीड में खींच दिए काहे कि समय भी कम था। वैसे भी मैंने कोशिश किया कि समझे, हल्का सा था ही, आसान भाषा में था, समझ गए होंगे। अगर जो बच्चे नहीं समझे होंगे ना, तो भैया जब प्रश्न उत्तर वाला वीडियो आएगा ना, जस्ट इसके बाद आएगा, टेंशन नहीं लेना भाई, वो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें जबरदस्त तरीका से समझाएंगे, ठीक है। चलो भाई, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करें, और कुछ है? समाप्त करते हैं। और यहाँ तक देखे हैं तो थैंक यू, नहीं देखे तो फिर से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और आप इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इतनी मेहनत आप लोग के लिए है ना, तो इसलिए आपका एक काम बनता है कि भैया शेयर कर देते हैं। और जो पढ़ाए वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना। बाकी आप लोग का सिविक्स ख़त्म हो चुका है, अब ये भी जो है ख़त्म होने पे ही है, इसको भी हम जल्दी ही लपेट लेंगे। लपेटने का मतलब है कि ख़त्म कर देंगे। बाकी सभी का प्रश्न उत्तर वाला भी वीडियो बनाए, एकदम बारीक तरीके से चल रहे हैं, हाईवे पे एकदम एक ही स्पीड में, ठीक है। चलो थोड़ा सा हो जाता है, लेट क्लास हो जाता है, थोड़ा ये चीज़ें की दिक्कत होती है, कभी कभी क्लास नहीं ले पाता हूँ क्योंकि कंटेंट तैयार करने में ना टाइम लगता है, और आता हूँ तो ज़बरदस्त लेके आता हूँ, वरना आता ही नहीं हूँ। मेरा एक ही फंडा है भाई। चलो ये चीज़ें समझ गए ना, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।